हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम अच्छा जा रहा होगा, तैयारी आपकी अच्छी होगी। तो आपके इस तैयारी को थोड़ा चेक करते हैं कि आपने एग्जाम कैसा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आज का क्वेश्चन है फिजिक्स का, दिख रहा है ये? ठीक है, ये आपका जी ग्रुप का है। जी क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जे जे है इसका। ये क्वेश्चन आया है मेरे पास 3 बजे के बाद, तो मैंने कहा कि इसका आंसर डाला जाए। ऑब्जेक्टिव्स के लिए उत्सुकता बनी रहती है, कितना सही हुआ, कितना सही नहीं हुआ, कितना नंबर आएगा नहीं आएगा। लॉन्ग शॉर्ट तो मान लेते हैं, एवरेज मार्किंग के हिसाब से भी जा सकता है ना। अगर 10 को बना हुआ शॉर्ट क्वेश्चन तो 15 नंबर खड़े हैं, 3 को लॉन्ग बना हुआ तो 4 दिया 12 नंबर, 15 12 27 नंबर तो आपका हो गया। 26 27 नंबर प्रैक्टिकल से भी दे देगा, तो 50 नंबर के आसपास तो आप ऐसे भी आ गए। अगर ऑब्जेक्टिव आपका 25 के आसपास है तो आप 80% के अप्रॉक्स में है। तो इसी को चेक करने के लिए एक सॉल्यूशन डाल रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित ही लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने काम को बढ़ाते हैं। आज क्या करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशंस बतलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, जब सिलिकॉन में बोरोन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है। परिणामी पर सिलिकॉन क्या, सिलिकॉन तो जानते ही सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर में बोरोन को मिलाना है। बोरोन क्या है? पेंटावैलेंट है। तो पेंटावैलेंट को मिलाएंगे तो क्या होगा? पी टाइप होगा। तो पहला का आंसर आप देंगे बी। पहला का क्या हो जाएगा? बी। समझ रहा है? पेंटावैलेंट को मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर, बोरोन को मिलाते हैं तो पी टाइप का ही बनता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दूसरा आपका क्वेश्चन है, एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है? एन टाइप इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में सिखाया था ना, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाला होगा, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। तो माइनॉरिटी कौन सा होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा आपका होल्स। तो दूसरा में हम लोग का हो जाएगा होल्स का ऑप्शन, ये भी बी ही है। तो जे ग्रुप में पहला का बी, दूसरा का बी। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन है, हालांकि सिलेबस से ये हटा हुआ था, पता नहीं कैसे पूछ दिया। अगर होता तो इसका वीडियो बना के पहले ही डाल दिए होते लॉजिक गेट का। खैर कोई दिक्कत नहीं। कौन सा लॉजिक गेट तब भी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? मतलब विच लॉजिक गेट्स आउटपुट इज ट्रू ओनली इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट। तो ये भाई जॉर गेट होता है। तीसरा में जॉर गेट, जॉर गेट बोले तो इसका डी होगा। ठीक है, चौथा आपका पश्च अवनित डायोड होता है, कौन सा होता है? रिवर्स बायस डायोड कौन सा होता है? तो डायोड के प्रकार में आप लोगों ने देखा था, जेनर वाला होता है, एलईडी वाला भी होता है। फोटो डायोड जो होगा 4 नंबर, चौथा का हो जाएगा आपका सी, फोटो डायोड। रिवर्स बायस्ड नहीं होता है। फोटो डायोड जिससे सोलर प्लेट वगैरह बना था ना, उस वाला वो नहीं होता है ये। पांचवा का नंद गेट का बुलियन व्यंजक, नंद गेट ए डॉट बी। तो बुलियन व्यंजक किसका हो जाएगा? 5 का ए, मतलब ए डॉट बी नॉट, ए एंड पढ़ते हैं इसको, ए एंड बी नॉट। तो नंद गेट हो गया, 2 गेट को मिला के बनता है, ये हो गया आपका वाई। ये होता है बुलियन व्यंजक उसका। ठीक है, इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर। 6 नंबर में आपका है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग होता है? मतलब विच टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में आप लोगों को कई बार बताया गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल होता है। बोले तो डी का, जैसे कि लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ है ना, लाइट। लाइट के एप्लीकेशंस में जो लोग पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज जो है फाइबर ऑप्टिक्स में कम्युनिकेशन के लिए होता है। 7 नंबर पे आता है। 7 नंबर आपका कहता है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है? कौन से आवृत्ति परास का? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेज इज यूज्ड फॉर
टीवी ट्रांसमिशन, तो जो मेगा हर्ट्ज में होगा, मेगा हर्ट्ज में कौन है, मेगा हर्ट्ज में देखिए 30 से 300 शून्य आपस में बातचीत करने का होता है। 30 से 300 किलो हर्ट्ज तो रेडियो का होगा। 30 से 300 मेगा हर्ट्ज ये किसका होगा, टेलीविजन प्रसारण का। तो सी में पूछ रहा है टेलीविजन प्रसारण, तो हम लोग सी का ही लेंगे, ठीक ना। 8 का, अच्छा 30 से 300 गीगा हर्ट्ज होगा, ये मोबाइल वगैरह का जो प्रसारण होता है ना उस सब के लिए, मतलब दूर से कम्युनिकेट करने के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है द रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। याद होगा आपको, 1 से अधिक होता है, म्यू आर क्या होता है, 1 से बहुत ज्यादा होता है। यानी कि 8 का आप लगाइएगा टिक डी, 8 का क्या लगाइएगा, 8 का लगाएंगे हम लोग डी, 8 का डी सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 9 में R1, R2 एंड R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा सीरीज में, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, इन सीरीज सर्किट विथ रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज, सीरीज ग्रुपिंग में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो 9 का क्या लगाएंगे, ए। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, करंट का वैल्यू सेम होता है, इसलिए किस में टिक लगाएंगे, ए में टिक लगाएंगे। 10 नंबर में आते हैं धारा घनत्व की इकाई, सबको पता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा मीटर क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, याद होगा आपको। तो इसका ऑप्शन लिख देना सीधा, इसका सी होगा, 10 का सी। धारा घनत्व जानते हैं ना आप लोग, जे बराबर आई बटा ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 11 में आते हैं, 11, ठीक है 10 हो गया, 10 का पेज पलटेंगे। 11, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह होगा, मतलब क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट कांस्टेंट, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, क्या होगा, पता है बात। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, बगल में रफ कर देते हैं, ई बटा एम इंटू टाउ। टाउ क्या होता है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी बराबर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल बाय लेंथ, एम इंटू टाउ, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा टिक लगाइएगा, अच्छा पोटेंशियल दूसरा क्वेश्चन का ना, लेंथ को डबल करना है, अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो वी डी प्रोपोर्शनल टू 1 बटा एल। अब जरा बताओ लंबाई को दुगना कर देंगे तो क्या होगा, लंबाई को दोगुना कर देंगे तो V1 बटा V2 इज इक्वल टू L2 बटा L1 लिख सकते हैं इसके प्रोपोर्शनलिटी के आधार पर। L2 के जगह पर 2L1 बाई L1 कट जाएगा, तो V2 लिख सकते हैं V1 बाई 2, लेकिन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि 11 का हो गया आपका C, 11 का क्या हो जाएगा C। 12 नंबर में आइए, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उंगली घुमा के देख लो, अंगूठा किधर है, इधर परिनालिका होता है, करंट फ्लोइंग, उंगली घुमाएंगे एक्सिस की ओर, तो किधर होता है, एक्सियल लाइन पर, तो अक्ष के समानांतर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, क्या होगा भाई, पैरेलल टू एक्सिस बी में, पैरेलल टू एक्सिस बी हो गया इसका। 13 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब समझ आया ना, फैराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला। यानी कि क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इंडक्शन पर के सिद्धांत पर कौन सा डिवाइस बेस्ड है, आधारित है, कौन सा बताइए। वोल्टमीटर नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर ये भी नहीं है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर है भैया, कौन सा है, जनरेटर। एमीटर फिर नहीं होगा। तो 13 का लगाएंगे हम लोग सी, 13 का क्या हो जाएगा सी। एक परिनालिका का 100 प्रेरकत्व निर्भर करता है,
100 पेड़ का तुत। पता क्या होता है? L बराबर थाई बटा आई। अब दिखना होगा किस पर निर्भर करता है। थाई क्या होता है? NBA। बी क्या होता है? तो एन तो एन रह गया, बी हो जाएगा म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई होता है ना, एन बटा एल कर दिए हैं, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, अच्छा आई से तो भागवल होगा ना, आई से कट जाएगा तो आई रहेगा ही नहीं, एल इंटू ए। अब मिलाओ भाई, धारा पर नहीं करता, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर करेगा। अगर ऊपर नीचे एल से गुना भाग कर दे, एन स्क्वायर है ना, तो म्यू नॉट एगो एन बटा एल, एगो एन बटा एल, एन स्क्वायर ना हो जाएगा, इंटू ए एल बोले तो वॉल्यूम। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर, यानी कि स्मॉल एन, यानी कि एल प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर तो हो गया, परिनालिका की लंबाई पर भी निर्भर करेगा। ठीक बात है, फेरों की संख्या है तो ठीक है, लंबाई भी है, तो इसका लगा दीजिए आप डी, 14 का डी हो जाएगा भाई, 14 का डी, यानी कि दोनों पर निर्भर करेगा। तो पूजा पाठ का माहौल है, आरती हो रहा है तो आवाज होगा ज्यादा, खैर काम चला लेंगे हम लोग। किलोवाट घंटा, किलोमीटर आवर किसका यूनिट है भाई? सबको पता है किसका यूनिट है? एनर्जी का, एनर्जी का ऑप्शन नंबर ए। 15 हो गया भाई। 16 में आते हैं, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? एम्पियर का है? नहीं है, याद होगा आपको। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी नहीं है। लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सी, 16 का क्या हो जाएगा? सी। 13, 14, 15, 16, 17 में आते हैं हम लोग। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब इसकी माप सीमा क्या होती है? बढ़ती है ना भाई। हाँ, एमीटर का तो काम है कि जितना संट कीजिएगा उतना हायर रीडिंग करके देगा, तो इसकी माप सीमा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब when an emitter is shunted then its measurement limit is increases, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा? ए। 17 का क्या हो गया? ए। ठीक है, 18 पे आते हैं हम लोग। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है? चुंबकशीलता म्यू नॉट, म्यू नॉट ना होता है चुंबकशीलता बोले तो परमिटिविटी, सॉरी परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी का यूनिट याद होगा आपको, तो न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर होता है। न्यूटन का डायमेंशन mlt का पावर -2 एम्पियर का आई स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml स्क्वायर t का पावर -2 आई का पावर भी -2। देखिए कौन सा है? ml स्क्वायर, ml ना सॉरी ml है, तो ml t का पावर -2 आई का पावर -2, आई नहीं यहाँ पे a है, तो एम्पियर के लिए ए इस्तेमाल हुआ है तो आप भी ए ही लीजिए, आई ना लेकर के ए ले लेते हैं। तो mlt का पावर -2, ए का पावर -2, किसका ऑप्शन है भाई? ए दिख रहा है, तो 18 का क्या हो जाएगा? ए। 19 में ये पेचीदा सवाल आ गया है। खैर, अगर अंडर रूट में रहता म्यू नॉट एप्सिलॉन तो खट से बन गया रहता। वेलोसिटी क्या होता है? बटा में दे दिया भैया। तो आइए जरा इसको चेक करते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ किसका? अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो इसका क्या करते हैं हम लोग? पहले डायमेंशन निकालते हैं, फिर देखते हैं इसका यूनिट किसके आसपास आता है ना। इसका डायमेंशन अभी निकाले हम लोग, mlt का पावर -2, ए का पावर -2, म्यू नॉट का हो गया। एप्सिलॉन नॉट का देखिए, एप्सिलॉन नॉट का होता है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन लिखा जाए तो कूलम्ब का हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, न्यूटन का mlt का पावर -2 एल स्क्वायर। चलिए इसको यहां लिखते हैं, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई ml क्यूब टी का पावर -2 होगा ऐसा।
ऊपर ले चलेंगे इसको तो अंडर रूट म्यू नॉट बटा इप्सिलॉन नॉट एम स्क्वायर एल का पावर 4 टी का पावर 2 2 4 दे 6 टी का पावर -6 और ए का पावर -4 इतना डायमेंशन होता है सर। अब इसका हम लोग अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने पे आता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2 एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2 किसका डायमेंशन होता है भाई? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 को तो हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकेंड गुना एम्पियर स्क्वायर। एगो एम्पियर सेकेंड को कुलम्ब कर लेते हैं तो जूल पर कुलम्ब गुना एम्पियर। जूल पर कुलम्ब किसका होता है? वोल्ट का। वोल्ट पर एम्पियर ये किसका आ गया? रेजिस्टेंस बोले तो ओम का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 19 का। 19 का होगा बी। देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है, लेंथी सवाल है ये वाला डायमेंशन के मामले में। तो 19 का कितना आ गया? बी। 19 का बी। ठीक है, ध्यान में रहेगा, मिला लीजिएगा इसको। 20 नंबर, if the number of turns is increased in any moving coil galvanometer then its sensitivity is increased। मतलब यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता बोले तो संवेदनशीलता सेंसिटिविटी क्या हो जाती है भैया? बढ़ जाती है। जाहिर सा बात है करंट बढ़ेगा, सॉरी बढ़ जाती है ना, तो ए होगा इसका। तो 20 का कितना आ गया? ए। मिटा दे इसको। बीस के बाद हम लोग बढ़ते हैं 21। उदासीन बिंदुओं पर एट न्यूट्रल पॉइंट्स। 21 वाले में क्या हो जाएगा? 21 का B बराबर BH बोले तो C याद होगा। न्यूट्रल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, इसलिए 21 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा भाई। 22 में आइए, समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती हैं। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उसके बीच का कलांतर जानते हैं 0 डिग्री होता है तो महत्तम होता है। ए बराबर क्या लिखते थे याद है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। ये मैक्सिमम कब होगा? जब हम लोग मतलब सीधा लिखे ना A मैक्स का मतलब A मैक्स कब होगा? जब A1 प्लस A2 होगा। ऐसा कब होगा? जब फाई का वैल्यू 0 डिग्री होगा। तो 22 का आंसर कितना हो गया? 22 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा, देख रहा है कैसे? जब 0 डिग्री होगा तब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक, 23 नंबर पे आइए। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। इन पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके लिए सी में मार दीजिएगा। ठीक, 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा सी, 90 डिग्री होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? अल्फा किरणें नहीं है। Which of the following is not an electromagnetic wave? अल्फा रेज। बाद बाकी एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, इंफ्रारेड सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्फा नहीं है। तो 24 का हो जाएगा ए। 25 में आइए, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं करती है? फ्रीक्वेंसी पर। याद कीजिए, बताए थे हम लोग को। The speed of electromagnetic wave in any material medium does not depends किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। मीडियम बदलने से उसका इंटेंसिटी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड सब बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स ऑलवेज अनचेंज्ड। तो फ्रीक्वेंसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता भाई। तो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर?
फ्रीक्वेंसी पर, तो फ्रीक्वेंसी का हो गया बी। 26 में आते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी, सीधा बात है। इन द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज करना। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट न बढ़ेगा, तो इसके ए में टिक लगा दीजिए। 26 का ए। 27 में आइए। 27 का क्या होगा सर? सर 27 का किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। The wavelength of de Broglie's wave associated with any moving particle does not depends upon charge. चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका लगा दीजिएगा बी। 27 का बी। डी ब्रोगली का वेवलेंथ किस पर डिपेंड करता है, याद होगा, मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर करता है, या मोमेंटम पे करता है ना, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 में आइए। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र, गतिज द्रव्यमान मतलब द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन बताए थे आप लोगों को। फिर देख लीजिए, E बराबर क्या लिखते हैं, एच न्यू, और E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर। तो mc स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, एच न्यू। m बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू बटा सी स्क्वायर। देख लो कोई है ऑप्शन, बी तो है, फर्स्ट क्लास है, तो 28 का बी मार देंगे टिक। कैसे समझ सकते हैं आप लोग। 29 में आइए। 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा, ऊर्जा कितना संचित होगा भाई, ऊर्जा संचित सी बराबर क्या लिखते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ हाफे रह गया, 100 माइक्रोफैराड के लिए 10 टू द पावर -6 लगा दे। कितना वोल्ट से जुड़े हैं, 100 वोल्ट से जुड़े, तो 100 गुना 100, 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो कट गया, कितना गया 1/2, तो लिखेंगे 0.5 जूल। सी कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हुआ ना, सी नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो जल्दी जल्दी में, तो 29 का क्या हो गया, सी 0.5, जो इसका क्या हो जाएगा ए। 29 का क्या हो जाएगा ए, 29 का ए। 30 का निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है, किसको ना पता है विद्युत क्षेत्र का है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का है भाई, तो सी लगाइए। याद होगा आपको, ई बराबर क्या लिखते हैं, डीवी बटा डी आर, है ध्यान में, भी वोल्ट हो गया और आर का मीटर हो गया, तो वोल्ट पर मीटर किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। जैसे मिटा दे, अब 30 तक तो हो गया, बढ़ते हैं उधर। 30 के बाद बढ़िए 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास है, पढ़िए समझिए। चलिए 30 तक हो गया, 31 में आते हैं। वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवं चालकों के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच क्या संबंध है। क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, छोटा वाला भी है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर इज। ये क्वेश्चन तो बनाए थे, लेंथ वाला था कोई सो, ये भी तो वही चीज है ना। 31 हो गया ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बराबर क्या लिखते हैं, ई बटा एम इंटू टाउ, ई के जगह पर वी बटा एल इंटू टाउ, तो हो तो गया वी डी प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनल टू वी, ऑप्शन नंबर ए, सीधा सा पता हो गया। 31 32 पे आते हैं। 32 नंबर क्या कहता है, 32 नंबर कहता है एक चालक की वोल्टता भी तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है, थीटा कोण बनाती है। कुछ इस प्रकार से देख लो भाई, एक तरफ करंट है और एक तरफ वोल्टेज है, ये थीटा कोण बनाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है, बनाता है तब द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट I इज ए स्ट्रेट लाइन, जैसा कि फोटो में बना दिया है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ y एक्सिस, यानी कि I के तरफ।
द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, V बटे I है, ध्यान में खींच लो पैरेललोग्राम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, V बटा I, V बटा I किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। तो कौन सा सही होगा इसका, 32 का भी ए ही सही होगा। 33 में आइए, विद्युत परिपथ की शक्ति, भाई इतना छोटा छोटा सवाल तो सब बना दिया, सी होगा, V स्क्वायर बटा आर, शक्ति किसको नहीं पता, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज V स्क्वायर बटा आर, फॉर्मूले है जूल्स लॉ में पढ़े थे हम लोग। 34 में आइए, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, देखिए तापमान बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटेगा। क्वेश्चन कहता है विथ द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो इसके किसमें बी में टिक लग जाएगा, 34 का बी। 35 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है, भैया आर बराबर पढ़ लीजिएगा रो एल बटा ए, देख लो फॉर्मूला कौन सा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस आर, मिला कोई, ए है सर, ए है ए। चलिए 36 में सब गर्दा उड़ा के लिखा होगा, सब पढ़ाया हुआ है। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, दो आवेश है, बीच का दूरी क्या कर दिए, आधा कर दिए, पहले आर था अब r/2 हो गया, ठीक, तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, तो F2 का भी देखो, F1 क्या हो गया, F1 हो गया K, इसका QQ मान लेते हैं, तो Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर, कोई दिक्कत, F2 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, तो Q स्क्वायर बाई 2, इसको R1 कर दिया, अब R1 क्या, R2 क्या होगा, R1 का आधा ना होगा का स्क्वायर, लिखेंगे ऐसा, अनुपात ले लो भाई, K से K गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर गया, अभी और एक बार सॉल्व करिए देता है, सबसे नीचे वाला गया ऊपर, तो R1 का स्क्वायर बटा 4, R1 का स्क्वायर बटा 4 इंटू Q तो कटिए गया, 1/2 है ना सीधा, तो R1 स्क्वायर बाई 2 होगा ऐसा, तो अपना तरीका भी कर सकते हैं, दोनों का अनुपात लेकर के, 2 से ही कटिए गया, R1 कटिए गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ उल्टा कर दिया, K कट गया, Q स्क्वायर कट गया, R1 2 4, R1 काट देते हैं, यहां स्क्वायर करके, चलो छोड़ नहीं काटते हैं, पहले लिखते हैं KQ स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर गुना R1 स्क्वायर बाई 4 गुना Q स्क्वायर बाई 2, देखो सजा के लिख दिया ना, अब ठीक है, अब काट दो, कट गया, K छूट गया ना, तो K से K भी कट, Q से कटिए गया भाई, 2 बार में कट जाएगा, तो F1 इक्वल टू क्या हो गया, F2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F2 इक्वल टू 2F1, देखो कौन है दुगुना गुना वाला ऑप्शन, बी तो है, 36 का क्या हो गया बी, 36 का क्या हो गया बी, कोई सवाल बनाने वाला भी है, बना के भी बनाता है लोग, 36 का हो गया बी। चलिए इसको मिटा देते हैं, कोशिश करते हैं वर्ड अटिया पूरा 70 का 70 इस पर, ताकि सहूलियत में आ जाए, सब एक साथ स्क्रीनशॉट लेके मिला लेगा। 37 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या होती है, चलिए देखते हैं। मतलब क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस V इज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का, हाफ mv स्क्वायर, और यहां पोटेंशियल भी कितना है, बड़ा वाला V है,
तो पोटेंशियल एनर्जी ई भी, तो V बराबर क्या हो जाएगा, √2 बटा m। देखो कौन है 37 का, 37 का। अच्छा समानुपाती कहता है तो लगाओ ना V में टिक। पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V ना होगा, देख लो 37 का B हो गया। 38 में आते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, स्पेसिफिक चार्ज, पता है ना, E बटा m होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मास 9.1 इंटू 10⁻�31। इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस में ही कौन आएगा, सब तो माइनस से वाला दिया जाता है, लगभग 1.8 इंटू 10, मतलब इसका 38 का सॉल्व करने पर आएगा आपका C। 38 का स्पेसिफिक चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻18, 39 में। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर ईच कंडेंसर। पैरेलल में है ना तो पोटेंशियल, पैरेलल में कौन सा कांस्टेंट होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। बोले तो C लगा दो ठीक इसमें, 39 का C। 40 में आते हैं, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है भाई, घट जाता है। ऐसे याद होगा, F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप r, परमिटिविटी डाल दिए, इनटू Q1 Q2 बटा r²। तो F किसके समानुपाती हो गया, इप r के हो गया ना भैया। तो परावैद्युत डाल देने से दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होता है, घट जाता है। यहां लगा देंगे B में टिक, डिक्रीजेज, घट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, आप बताएं और दिक्कत। चलो भैया 40 के बाद 41, तो गिनने गैप ज्यादा कर दिए ना। अच्छा चलिए, 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है, चार्ज इनटू बीच का डिस्टेंस। चार्ज कितना भैया, 0.2 इंटू 10⁻⁻6, दूरी कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 10⁻⁻2। कोई दिक्कत, 3 दूना 6, 0.6 इंटू 10⁻⁻8, देखो तो है कोनो है 6 है भैया, तो मिलता जुलता पे टिक लगा देंगे B में, तो मिलता जुलता 41 के B में टिक लगा देंगे हम। इसे 6 लिया है तो पावर 9 करना चाहिए था, नहीं किया तो हम क्या करें, मिस्टेक। 42 में आते हैं, समझा ना, इतना आंसर होगा ये वाला, इसका यूनिट लिख करके आंसर लिखेंगे इतना, तो इतना आंसर से मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है, B है ना, फॉर्मूला तो वही है, तो B है तो ठीक है, B में टिक लगा देंगे, मिलता जुलता जो है सो। ज्यादा कंफ्यूज क्यों होंगे, या फिर छोड़ देंगे तो 70 को भाई 35 को बनाना है। चलो 42 में आते हैं, लेकिन हम मेरे हिसाब से ये आंसर होगा इसका। 42 में एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ, दो बूंद नहीं, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बहुत संख्या का है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, कुछ है समझ में, इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस विल बी 0। बंद घेरे के अंदर प्लस और माइनस दोनों ना है, माइनस Q प्लस Q कितनों संख्या में होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा ना, कर देगा, तो अंदर में नेट चार्ज Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। जब Q इनक्लोज है 0 तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। किस में मार देंगे टिक, D में मार देंगे सर, वेरी गुड। चलिए D के बाद 43 में आते हैं हम लोग। 43 में किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, पिक वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर्स का वर्ग माध्य मूल P RMS या I वर्चुअल बोलते हैं ना, वही चीज, I नॉट बटा √2, 10 बटा √2 का वैल्यू 1.414, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7.07, यानी कि B में टिक मार दीजिए इसके। 44 पे आइए, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ का, देखिए शुद्ध है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है भाई, तो शक्ति गुणांक इसका क्या होगा 0, याद कीजिए। इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी कि फाई का वैल्यू होता है 90 डिग्री और
पावर फैक्टर cos 90 कितना हो जाएगा फिर 0। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है 0। तो किसमें लगा देंगे टिक 44 के ए में टिक लगा देंगे हम लोग। 45 पे आइए, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का अभी तो पता है 90 डिग्री होता है। प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री। तो कितना में टिक लगा देंगे बी में 45 का बी। क्वेश्चन आया समझ में सब लोग को? कोई बोले भी नहीं करते। क्वेश्चन आपका कह रहा था इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री। प्योरली रेजिस्टिव का खाली 0 डिग्री होता है, बाद में 90 डिग्री होता है प्योर वाला सबका, अकेला अकेली वाला। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति, एलसी परिपथ की आवृत्ति ये तो क्वेश्चनों में करवाए थे लॉन्ग क्वेश्चन वाले में। ओमेगा बराबर क्या लिखते हैं 1/√LC। ओमेगा की जगह पर 2 पाई न्यू 1/√LC। न्यू कितना हो गया 1/2 पाई √1/LC। देखो कौन है ऑप्शन 46 का ए। तो 46 के ए में टिक मार देंगे। चलिए इधर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा हटाते देंगे इधर से 70 को, लेकिन रफ करने का जगह नहीं मिलेगा अपना। चलिए आगे बढ़े हम लोग 47 पे आइए। 47 दूर होता बनाना ही है। 47 एक ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है? स्टेप अप वाले का वोल्टेज बढ़ता है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल इज लेस। बोले तो बी, वोल्टेज बढ़ता है लेकिन करंट का वैल्यू घटता है। 48 में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहां बनता है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, याद होगा आपको कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है? बताया ना, कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस से पहले गुजरेगा, गुजर गया। और दूसरा कैसे बना रहे हैं? ठीक है, बना रहे हैं सर रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से। कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां कट करेगा वही इमेज बनेगा। इसके लिए हमेशा कहां बनता है? फोकस और ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहां बनता है? ये पोल हो गया, पोल और ध्रुव के बीच, पोल और फोकस के बीच। तो किस में टिक लगा देंगे? सी में लगा देंगे। 48 का क्या हो जाएगा? सी। 48 का सी। फोर्टी 49 पे आइए भाई। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? क्रांतिक कोण कितना है? 30 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1/sin 30 डिग्री। sin 30 बोले तो 1/2, 2 चला गया ऊपर, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 2। और वेलोसिटी v बराबर क्या लिखते हैं किसी भी माध्यम में? वेलोसिटी ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 3 × 10⁸/2 काट फुट के 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोनो है? बी मार दीजिए, बी 49 का बी। 50 वाले में हो भाई। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी बोले तो कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f आर केप्ट इन कांटेक्ट, देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। दो को फोकल लेंथ इस तरीके से सटा के रखा गया है, सिखाए थे
क्या होता है 1/f इक्विवेलेंट 1/f प्लस 1/f 2/f सीधा कर दो भाई, f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा f/2 आधा हो जाएगा। कौन सा सही होगा 50 का। यहां से हम लोग अब 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ये भी काफी आसान है भाई, देख लो। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 2, मतलब 2 अंक में 2 डायोप्टर, देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, यानी कि हम लोग क्वेश्चन करने जा रहा है 51। 51 का क्या होगा, आप लोग को पता है ना पावर P क्या होता है 1/f, P का वैल्यू कितना है 2, 1/f क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, बोले तो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है बी, तो 51 का हो गया बी। इसी प्रकार से 52 है, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन, रंगीन विपथन बोले तो क्रोमेटिक एबिरेशन को कम करने के लिए उत्तल लेंसों में उपयोग किया जाता है, लेंसों में उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस क्रोमेटिक एबिरेशन इन लेंसेज, तो कॉन्वेक्स तो होगा नहीं, कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्केव नहीं होगा, तो एक्रोमेटिक, ठीक है तो है, इसका सी लिख देंगे हम लोग 52 का सी। देखिए एक्चुअली क्या होता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में मोटा कॉन्वेक्स लेंस और मोटा कॉन्केव लेंस हम लोग लेते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स दोनों का लेंस दोनों को सटा के रखते हैं, ठीक है। नजदीक दृष्टि या दूर दृष्टि दोनों में काम आता है ये, तो रंगीन विपथन वाला समस्या हो गया, तो 52 का क्या हो गया सी। इसी प्रकार से हम लोग 53 में आते हैं, तो 53 क्वेश्चन नंबर में कहता है एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यही ना। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of material of the lens, then its focal length will be, तो पानी में डुबा दिए उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, तो प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा ना, वो प्लेन ग्लास सरफेस की तरह काम करेगा। और प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ कितना होता है अनंत होता है, इन्फिनिटी, तो कौन सा होगा इसका 53 का हो जाएगा बी। इसी प्रकार से हम लोग 54 पे आते हैं। 54 साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, वाह, किसके कारण, विवर्तन के कारण, ध्रुवन के कारण, व्यतिकरण के कारण, परावर्तन के कारण। बड़ा सिंपल सवाल है ये। द बबल ऑफ सोप एपियर्स कलर्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, तो 54 का कितना हो जाएगा सी। इसी प्रकार से हम लोग 55 में आते हैं। 55 का निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, भैया ध्वनि के वेग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। हम लोग लिखते हैं भी है पॉइंट वाइज कि लाइट को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लेकिन साउंड मैकेनिकल वेव है उसको हम लोग पोलराइज्ड नहीं करते, नहीं तो हम लोग साउंड में ना पढ़ते हैं पोलराइजेशन ऑफ साउंड वेव, तो साउंड को नहीं कर सकते, तो 55 का हो गया ए। इसी प्रकार से 56 का एक व्यक्ति +2D प्लस में है, क्षमता का चश्मा या लेंस उपयोग में करता है, मतलब प्रयोग करता है, तो उसका दृष्टि दोष क्या होगा। ए पर्सन यूजेस स्पेक्टलस लेंस ऑफ +2 डायोप्टर, पावर हिज डिफेक्ट ऑफ विजन इज, प्लस में आता है तो क्या बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया का मतलब निकट नजदीक का चीज ऐसे करके देखता है ना, इस तरीके से पढ़ता है तो वो होता है मायोपिया। तो मायोपिया का हो जाएगा यहाँ पर 56 का ए, निकट दृष्टि दोष है उसको भैया, इसलिए उसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। 57 दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन है आपका, 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर केप्ट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, तो दो चार्ज है ना, एक चार्ज दो चार्ज, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्या सीखे थे, याद है 9 × 10⁻9 Q1 Q2, तो 1 गुना 10⁻⁻6, 1 गुना 10⁻⁻6, बीच का दूरी 1 है तो 1 रहने देंगे, 6 से 9 गया 3,
3 से 6 गया तो 3, U बराबर कितना आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल में आ गया। है कोई ऑप्शन सी? तो 57 का हो गया सी। इसी प्रकार से 58 में क्या है? निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी? कैपेसिटी बोलिए, कैपेसिटेंस बोलिए। Q बराबर क्या सीखे थे? सी भी। तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटा V। Q का क्या होता है कुलम्ब, V का क्या होता है वोल्ट। तो क्या पढ़िएगा कुलम्ब पर वोल्ट। कौन सा ऑप्शन डी। तो 58 का हो गया डी। 59 पे आइए भाई। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? हम लोग क्या होता है सी बराबर इप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। मिलाइए तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। क्वेश्चन हो गया प्लेटों की आकृति पर। बोले तो शेप ऑफ प्लेट, तो शेप पता करवे करेगा क्योंकि एरिया डिसाइड हो रहा है। साइज ऑफ प्लेट वो भी सही है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल डी वो भी सही है। चार्ज ऑन प्लेट्स, चार्ज कहां है इस फॉर्मूला में? तो कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 59 का सी। आइए 60 पे आते हैं। समझ में आया ना सब बात? 59 का हो गया सी। 60 में किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। लिखवाए हुए थे द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जेज और टर्मिनेट्स टू ए चार्ज सरफेस परपेंडिकुलरली। सब परपेंडिकुलरली निकलता है। अगर ये प्लस प्लस है तो सतह के लंबवत निकलता है, याद है? हमेशा सतह के लंबवत होगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोले तो बी ऑप्शन, इसका बी सही हो गया। ठीक है, चलिए इसको इधर से हटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी तक हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 61 नंबर क्वेश्चन कहता है 61 क्वेश्चन कहता है किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? भाई चालक के अंदर का क्षेत्र तो हमेशा जीरो ही ना होगा क्या? इफ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। ये तो कुछ बनाने का है नहीं इसमें। तो इसका ए 61 का ए। 62 में आइए। 62 क्या कहता है? विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विपरीत चिन्ह बोले तो एगो प्लस में होगा तो एगो माइनस में होगा। इसके लिए कौन सा कथन सही है? और कथन के रूप में क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन वाला। और क्वेश्चन में केवल स्थिति ऊर्जा का चर्चा है। तो याद कीजिए प्लस माइनस के बीच क्या होता है? हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, हाँ कि ना? ग्रेविटेशन भी सीखते हैं हम लोग, यहां भी है तो नेगेटिव होता है। तो स्थिति ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि 62 का हो जाएगा ए। 62 का क्या हो जाएगा? ए। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। 63 पे आइए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन सब है। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होता है भाई? क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला तो याद ही होगा, लॉन्ग में पहला क्वेश्चन भी है ना। तो प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड, तो फाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? क्यू इनक्लोज्ड के। तो 63 का क्या हो जाएगा? 63 का हो जाएगा ए। 63 का ए। 64 पे आइए। 64 क्या कहता है? एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट? सेम एलिमेंट है, आइसोटोप है समस्थानिक। पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पे, C12 C14, समझ में ना? ये आइसोटोप्स है। अंतर क्या है दोनों में?
इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन का अंतर है, दोनों के न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसमें टिक लगाइएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बोले तो 64 का हो जाएगा 64 का बी। 65 पे आइए, 65 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। Which one of the following is not a type of radioactive decay? तो अल्फा डिके होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट जब डिके करता है, यूरेनियम वगैरह कोई भी, तो अल्फा बीटा गामा में डिके करता है, किरणों के रूप में डिके करता है। ये मुआन डिके जो है, मुआन डिके ये नहीं होता है, ये आप लिख सकते हैं इसमें 65 का डी। मुआन डिके क्या होता है ना, कि मुआन डिके का मास और एनर्जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके से ज्यादा होता है ना। मास और एनर्जी क्या होता है, जो क्षय ऊर्जा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उससे ज्यादा होता है, तो ये रेडियो एक्टिव डिके में काउंट नहीं होता, मुआन का एनर्जी जो है सो, है ना। 66 में आई है, ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करें, बस आंसर बताना है आपको कि भाई कौन सा आंसर होगा। 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। सी का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विथ ए वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। सी पता है, एच पता है, तो भैया एनर्जी ई बराबर क्या सीखे हैं, एच सी बटा लेमडा। वैल्यू डाल दें, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा का वैल्यू 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10 टू द पावर -9। इसी को सॉल्व करना होगा सर। चलिए, तो पावर 2 से 6 को हटा देते हैं, ये 9 ऊपर गया तो 9 6 15, तो E बराबर हो जाएगा 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 9 6 15 34, 10 टू द पावर -19 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 18, 6 18 1 19, 19.8 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए आसपास में कोई है, 4 के आसपास, 5 चौका 20, लगभग, तो ये लगभग में आ गया कितना, 4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा बता दीजिए अब। इसका ऑप्शन होगा ए। 66 का कितना होगा, ए। इसी प्रकार से 67, थोड़ा घचपचा आ गया, इसको हटाते हैं। चलिए 67 पे आइए हम लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, याद है। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल पोर्शन। बालमर सीरीज। बालमर सीरीज किधर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वो विजिबल रीजन में आता है। लाइमन पास्चन सब नहीं आता, बालमर का आता है। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, ये तो सबको पता है, फोटोन के पास आवेश नहीं होता है। तो 68 का क्वेश्चन आपका हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस पार्टिकल। तो फोटोन इज ए चार्जलेस पार्टिकल। फोटोन में मास होता है, एनर्जी होता है, चार्ज नहीं होता भैया ना। 69 एक्स किरणें हैं, ये तो पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बोले तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो डी में टिक लगा देंगे। 70 में लास्ट क्वेश्चन, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा। भैया तुल्य ऊर्जा निकालना है, चलिए इधर से बनाते हैं, ये लंबा क्वेश्चन आ गया। जानिए पहले, एक एएमयू बराबर क्या होता है, तब ना तुल्य ऊर्जा निकालिएगा। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है, लगभग। अब इसका एनर्जी निकालना है, तो E बराबर क्या फॉर्मूला सीखते हैं, mc², वैल्यू डाल दें, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 c², तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसका स्क्वायर, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, पावर 8 का है तो 8 दूना 16,
यानी कि गुना करके कितना आ गया ये, हम गुना नहीं करेंगे, अपना घर पे कीजिएगा आप लोग, आ जाओ, गुना नहीं करेंगे, गलती सलती हो जाएगा। 1.67 इंटू 9 पावर का करते हैं 16 4 20 और 17, 16 4 20 7 27, तो 4 7 11, 11 जोड़ देंगे नहीं, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, 11 16 17 27 हो जाएगा ये। तो इतना आ गया किस में, इतना आ गया सर जी जूल में। अब देखिए आपका ऑप्शन में दिए हुए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा के लिए क्या था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ई बराबर क्या कह सकते हैं, 1.67 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 11 से 19 को काटेंगे तो 9 बचेगा, यानी कि 1.67 इंटू 9 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 9 बटा के ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 9 होगा। अब इसको भाग देना है, गुना करना है, भाग देना है। ये आपका आ गया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किसमें आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अब इसको मेगा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 6 को खा जाइए। तो ई बराबर हम लोग कह सकते हैं, ई बराबर कह सकते हैं हम लोग 1.67 इंटू 9 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई 10 टू द पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 से 9 कटा 3। अब भैया इसको खुद से सॉल्व कर लेना, जो भी ऑप्शन होगा 1.67 इंटू 9 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3, जो भी होगा एडजस्ट करके यही आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो लंबा न्यूमेरिकल टाइप का हो गया, समझाते हुए कि एक एमयू क्या होता है, एनर्जी निकाल ली बराबर एमसी स्क्वायर, एनर्जी आया जूल में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आ गया तो 10 टू द पावर 6 से भाग दे करके हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको गुना कीजिएगा, जो गुणनफल आएगा वही इसका आंसर होगा। मतलब इसका अगर देखा जाए तो लगभग ई बराबर आ जाएगा आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसका हम टिक लगा देंगे डी वाले में, 70 का डी। समझ में आया सब लोग को, आशा करते हैं। हालांकि देखिए नॉलेज के लिए थोड़े हम लोग, कोई क्लास नहीं चल रहा, नहीं तो आंसर बतला रहे हैं कि भाई क्वेश्चन का आंसर सब क्या है। किस क्वेश्चन का आंसर, आपका जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ है 5 तारीख को, यानी कि आज, उसके ऑब्जेक्टिव का आंसर है। ठीक है, उसमें भी क्या है ना, सबका तो ग्रुप अलग अलग होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन का सेट है ये है क्वेश्चन सेट जे, कैपिटल जे। हम दिखाए हुए थे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि जे है मेरे पास, तो जे का हम लोग आंसर किए हैं ऑब्जेक्टिव का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी मिला सकते हैं। समझने के लिए पूरे वीडियो को देखिए, इसे फिर से बता दे रहे हैं। पहला का बी, दूसरा का बी, तीसरा का डी, चौथा का सी, 5 का ए, 6 का डी, 7 का सी, 8 का डी, 9 का ए, 10 का सी, 11 का सी, 12 का बी, 13 का सी, 14 का डी, 15 का ए, 16 का सी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का बी, 20 का भी ए, 21 का सी, 22 का ए, 23 का सी, 24 का ए, 25 का बी, 26 का ए, 27 का बी, 28 का बी, 29 का ए, 30 का सी, 31 का ए, 32 का ए, 33 का सी, 34 का बी, 35 का ए, 36 का बी, 37 का बी, 38 का सी, 39 का सी, 40 का बी, 41 का बी, 42 का डी, 43 का बी, 44 का ए, 45 का बी, 46 का ए, 47 का बी, 48 का सी, 49 का बी, 50 का सी, 51 का बी, 52 का सी, 53 का बी, 54 का सी, 55 का ए, 56 का ए,
57 का सी, 58 का डी, 59 का सी, 60 का बी, 61 का ए, 62 का ए, 63 का बी ए, 64 का बी, 65 का डी, 66 का ए, 67 का ए, 68 का डी, 69 का डी और 70 का भी डी। यही आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर है इस साल के क्वेश्चंस का। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो थोड़ा सा शॉर्टकट में बताते हैं कि इस चैनल को पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहां से हम क्लास वाइज चैप्टर शुरू करेंगे। 11th का न्यूमेरिकल्स HC वर्मा का, MTG का, 12th का ही बताएंगे और 12th का क्लास शुरू करेंगे इस पर, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए तो आपको पूरा फुल डिटेल में नॉलेज गेन कर पाइएगा, नॉलेज को एक्वायर कर पाइएगा, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या सारा कुछ। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के लिए हमेशा हम तरसते रहते हैं, इसलिए प्लीज कमेंट किया कीजिए, इससे मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है नहीं। और अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए ताकि वो लोग भी मिला करके अपने आप को आश्वस्त कर सके कि मेरा फिजिक्स में कम से कम इतना तो भैया आ ही जाएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, बाय।